तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। ठीक है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए ये आपका छठा मॉडल पेपर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस होने वाले हैं दोस्त, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, है ना। और वीडियोस को आप लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं दोस्त, तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, है ना। क्या जाता है, एक लाइक का बटन ही तो दबाना है आपको केवल। ठीक है, तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें अपने ग्रुप्स वगैरह में, है ना। और जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं हम अपना आज का हिंदी का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं कि देववाणी कौन सी भाषा है। देववाणी कौन सी भाषा है? तो देववाणी यानी देववाणी जो है वो हमारी देवताओं की भाषा को हम लोग देववाणी कहते हैं। कौन सी भाषा को? देवताओं की भाषा। तो देवताओं की भाषा कौन सी है साथियों? देवताओं की भाषा जो कहा गया है वो किसको कहा गया है? संस्कृत को कहा गया है, इसलिए संस्कृत को देववाणी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? देववाणी कहते हैं। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आमदनी शब्द है, आमदनी शब्द है किस भाषा का शब्द है, ये आपको बताना है। कह रहे हैं कि संस्कृत का है, हिंदी का है, फारसी का है या अरबी का है। तो आमदनी जो शब्द है दोस्त वो है आपका फारसी का। किसका है साथियों? फारसी का है। यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कौरबी किस बोली का प्रचलित नाम है? ठीक है, तो आपने बोलियाँ पढ़ी होंगी। तो कौरबी जो है, कौरबी होती है साथियों को किसकी? ये खड़ी बोली का प्रचलित नाम है। किसका है? खड़ी बोली का प्रचलित नाम है। पहले इसका नाम कौरबी ही हुआ करता था, पर जैसे जैसे ये भाषा जो है साहित्यिक हुई तो फिर इसको खड़ी बोली कहा जाने लगा, इसलिए हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण आपको यहाँ पर बताना है। तो मैंने कई बार पहले भी बताया है, आप लोग मुझसे कई लोग जुड़े हुए हैं पहले से, तो यूपी पुलिस वगैरह की मैंने प्रैक्टिस कराई हुई है और भी जूनियर असिस्टेंट उसके भी मैं शुरू करना भी है हमें, और बाकी पहले भी करा चुका हूँ। तो उसमें हिंदी में मैं कई बार आपको क्लियर करता रहता हूँ जो भी फैक्ट होते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अघोष वर्ण होते आपके प्रत्येक वर्ण का जो पहला और दूसरा अक्षर होता है, वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का, वो आपका कैसा होता है? अघोष होता है। और तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ड होगा वो आपका होता है सघोष या जिसको घोष कहा जाता है ना। साथ ही आपके यारा लावा, ये जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये भी आपके सघोष होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर कौन सा वर्ड बताना है बेटा? यहाँ पर बताना है साथियों हमें कौन सा? अघोष बताना है। तो अघोष है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर कितने होते हैं? स्वरों की संख्या नहीं पूछी है, मूल स्वर पूछे हैं। ठीक है, तो स्वरों की संख्या तो हो जाती है 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या होती है 11, लेकिन मूल स्वर पूछे हैं दोस्त, तो मूल स्वर होंगे आपके कितने होंगे? वो हो जाते हैं आपके 4, है ना। 4 कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि वाला आपका ये रा, ये आपके 4 मूल स्वर हो गए। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। चलिए भैया आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि प्रस्तुत वाक्यों के खंड में त्रुटि है उसे छांटिए। आपको ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, है ना, इसके अलग अलग खंड बना दिए। कह रहे हैं कि इनमें आपकी कोई गलती है उसको छांटना है। पढ़ते हैं सेंटेंस को। कह रहे हैं कि स्कूल की छात्राओं ने 15 अगस्त के अवसर पर अच्छे गीत गाया। तो गाया नहीं होना चाहिए था, अच्छे गीत गाए। तो यहाँ पर आपका
डी वाले में त्रुटि हो गई है। ठीक, 7वां क्वेश्चन है, कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें कि बम्बई कब चलना है। कृपया आप ही, ठीक है, तो ये या तो इसको उड़ा देना था, है ना, यहाँ सेंटेंस के हिसाब से कृपया ही उड़ाना था, सीधे ये आता आप ही यह बताने की कृपा करें कि बम्बई कब चलना है। तो यहाँ पर त्रुटि जो हो गई वो ए वाले में हो गई, है ना, किस में हो गई, ए में हो गई। तो राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 8वां प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं कि जलधि का पर्यायवाची शब्द है, क्या है, जलधि। जलधि आपका किसका, समुद्र का पर्यायवाची है, उसको सागर भी कहा जाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहे हैं कि अवनत का विलोम शब्द है। अवनत का विलोम शब्द होता है, तो अवनत का होता है आपका उन्नत। सी जो है हमारा बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक एक शब्द की वर्तनी के अनेक रूप प्रस्तुत हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें बिल्कुल शुद्ध वर्तनी बतानी है। कह रहे हैं कि उन्नति कैसे लिखा जाएगा, उन्नति की शुद्ध वर्तनी आपको इसमें से बताना है। तो उन्नति जो शुद्ध रूप होगा दोस्त वो होगा ए, ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है उन्नति। ठीक है ना, चलिए 11वें में देखते हैं, कुआं। कुआं का बताना आपका, कुआं कैसे शुद्ध रूप लिखा जाएगा कुआं का। तो इसमें भी आपका साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वीडियो कैसी लग रही है दोस्त कमेंट करके ज़रूर बताएं, कैसे मेरे द्वारा जो प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है वो आपको कैसे लग रहे हैं, हेल्पफुल हैं कि नहीं, ये ज़रूर कमेंट कर दिया करें, ठीक है ना। और क्या इसमें मैं सुधार कर सकता हूँ और आपकी क्या नीड है वो भी आप बता दीजिए, तो मैं उस पर कोशिश करूँगा और जो भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता होगी वो आप सबके विचार जो हैं, है ना, आपके सुझाव बिल्कुल आमंत्रित हैं और उनको पूरा करने की कोशिश भी की जाएगी। 12वां क्वेश्चन देखिए, हाँ लेकिन लाइक ज़रूर कर दिया करें दोस्त। वीडियो यदि अच्छे लगते हैं तो लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर भी कर दिया करें ताकि अपने चैनल की भी थोड़ी रीच बढ़ जाए, है ना, यही मेरी मनोकामना है। क्वेश्चन है कि मनोरथ का संधि विच्छेद है, ठीक है, मनोरथ का संधि विच्छेद है आपका। तो हम लोगों ने इस उदाहरण को खूब पढ़ा है ना। मनोरथ का जो संधि विच्छेद होगा आपका वो होता है मनोहु मनहा प्लस रथ होना चाहिए, है ना, ऑप्शन ही नहीं इसमें, तो मनहा प्लस रथ होना चाहिए। ये शायद यहाँ पर त्रुटि हो गई है टाइपिंग में, है ना, ये होगा फिर मनहा प्लस रथ। सी हमारा यहाँ पर फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 12वें का क्या होगा, मनहा प्लस रथ, यहाँ पर थोड़ी शायद त्रुटि हो गई उसमें, है ना, टाइपिंग मिस्टेक है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे हैं कि अन्नाभाव का संधि विच्छेद क्या होगा। अन्नाभाव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अन्नाभाव का संधि विच्छेद होगा अन्न प्लस अभाव। वी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है कौन सा, कह रहे हैं कि प्रिय प्रवास है, साकेत है, कामायनी है या पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। तो प्रिय प्रवास है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, ठीक है। और इसको लिखा गया है आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हैं, जिनको हरि औध के नाम से जाना जाता है ना, तो इनकी ये रचना है। बाकी साकेत, कामायनी, पृथ्वीराज रासो ये किसकी रचनाएं हैं, ये आपके लिए है होमवर्क, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है, तो प्रेमचंद की ईदगाह पढ़ी है भाई अपन लोगों ने, है ना, वो चिमटे वाली, इस पर एक सीरियल भी आता था पहले दूरदर्शन पर, है ना, अब्दुल वाली है, कोई अब्दुल है, कौन है, तो ईदगाह तो है उनकी, भाई साहब भी है, बड़े भाई साहब करके, मिस पद्मा भी उन्हीं की है। लेकिन यहाँ पर जो आपका छोटा जादूगर दिया गया है, छोटा जादूगर ये किसकी रचना है, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है, जयशंकर साहब की ये रचना है। करेक्ट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। 16वां क्वेश्चन देखते हैं मित्र, कह रहे हैं कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं।
तो रामचरितमानस में आपके कुल कांड जो हैं वो 7 कांड हैं, ठीक है, 7 कांड हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। कह रहे बाल्टी शब्द है, बाल्टी शब्द कैसा है आपका, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो ये आपका विदेशज शब्द है। कैसा है, ये विदेशज शब्द है और ये पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली भाषा का ये शब्द है। किसका है, पुर्तगाली का, इसलिए ये विदेशज हो गया। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 18वां क्वेश्चन देखिए भैया, कह रहे हैं कि जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो पहले कभी ना हुआ हो तो उसको हम लोग कहते हैं अभूतपूर्व, है ना, क्या कहेंगे, अभूतपूर्व कहेंगे। राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अभूतपूर्व सफलता हासिल की है ना, अभूतपूर्व कार्य किया है इनके द्वारा। तो ये हमारा होगा डी वाला। 19वां है, निम्नलिखित में कौन सी खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है। खड़ी बोली का क्षेत्र आपका बिजनौर में, सहारनपुर और मेरठ, ये खड़ी बोली का क्षेत्र है। अलीगढ़ आपका ये हिंदी भाषी क्षेत्र में आपका यहाँ पर बोली जाती है ब्रज भाषा, है ना, ये ब्रज भाषा का क्षेत्र है, ठीक। तो बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संत कभी अनपढ़ नहीं है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो जितने भी यहाँ पर नाम दिए गए हैं, कबीरदास हो, दादू दयाल हो या रैदास हो, ऐसा मानते हैं लोग बाग कि ये अनपढ़ थे, कभी अनपढ़ नहीं है, ठीक है, इनको अनपढ़ मानते हैं। लेकिन कोई अनपढ़ व्यक्ति इतनी बेहतरीन रचनाएं, जैसे कबीरदास के कितने दोहे हैं, है ना, तो उनको लिखने वाला भी तो चाहिए था, तो कैसे कर सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये लोग अनपढ़ नहीं थे। पर क्वेश्चन में जो यहाँ पर हमारा सही आंसर है वो सुंदरदास है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि सुंदरदास जो हैं वो अनपढ़ नहीं थे, बाकी इन सबको यहाँ पर अनपढ़ ही माना गया है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाई नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि व्याकरण की दृष्टि से जो सौंदर्य है वो क्या है। सौंदर्य शब्द आपका क्या है, व्याकरण की दृष्टि से कह रहे कि सौंदर्य क्या है। तो सौंदर्य यहाँ पर है आपका संज्ञा, ठीक है, सौंदर्य क्या है, संज्ञा है ना, सौंदर्य क्या होगी, संज्ञा होगी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। हिंदी भाषा में कितने कारक हैं, कारक बताना है, कारकों की संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। कर्ता ने अनुकर्म को करण चिन्ह से जान, है ना, कारक पढ़े हैं सबने। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर कारकों की जो संख्या होती है वो 8 होती है। कितनी होती साथियों, 8 होती है ना। तो राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 23वां क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो अभी आपको बता दिया हमने, स्वरों की संख्या जो है हिंदी वर्णमाला में वो 11 है। करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए। 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। श्याम भात खाता है, ज्योति रोती है, मैंने उसे पुस्तक दी, उसकी कमीज है। तो यहाँ पर आपका अकर्मक क्रिया है ज्योति रोती है, ठीक है, ज्योति क्या कर रही है, रो रही है, ये अकर्मक क्रिया हो गई। चलिए भैया अंतिम क्वेश्चन है आपका हिंदी का, सेशन का नहीं है, भाग मत जाना यहाँ से, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। प्रेम शब्द कह रहे हैं कि व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो प्रेम जो है एक भाव है दोस्त, है ना, ये हमारे हृदय में इसका संचार होता है प्रेम का। तो ये भाव है, कैसा है, भाववाचक संज्ञा है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका हिंदी का यहाँ पर पोर्शन था वो समाप्त हुआ। अब हम लोग बेहतरीन जो क्वेश्चंस हैं आपके जीएस के, है ना, जी के जीएस के क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। तो भैया बने रहिए वीडियो के अंत तक, बड़ा ही आनंद आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1910 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो 1910 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था साथियों वो आपका इलाहाबाद में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज कहा जाता है। 54 है, 1916 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है।
तो 1916 में एक और महत्वपूर्ण घटना थी आपकी लखनऊ समझौता, है ना। लखनऊ समझौता भी हुआ था और ये कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है, तो कौन सा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। भारत का सबसे ऊंचा कह रहे हैं कि जलप्रपात कौन सा है, आप हमें ये भी बता दीजिए ये किस राज्य में है। ठीक है, तो ये आपका किस राज्य में है ये बताना है, कौन सा है ये आप बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कर्नाटका में है ये आपका, और ज़िला पड़ता है आपका शिमोगा। ठीक है, शिमोगा ज़िला में ये आपका जलप्रपात पड़ेगा जिसका नाम है आपका कुंचिकल करके एक जलप्रपात है ना। ये आपका कर्नाटका में पड़ता है, ये सबसे ऊंचा है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर ए। 56, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निच्छलन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है, तो वर्षा के कारण गहन निच्छलन की ओर प्रवृत्त है वो लैटेराइट मिट्टी होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 57, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है। मशरूम चट्टान का जो निर्माण है वो कह रहे हैं कि किसका उदाहरण है, तो मशरूम चट्टान का जो निर्माण है ये आपका यहाँ पर आप कर दीजिए घर्षण का उदाहरण है। किसका है, घर्षण का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, कोई पूर्ति फलन किसके बीच के संबंध को व्यक्त करता है, कोई पूर्ति फलन कह रहे कि किसके बीच के संबंध को व्यक्त करता है, तो पूर्ति फलन करता है आपका कीमत तथा उसकी उत्पादन, कीमत और उत्पादन। राइट आंसर हो गया यहाँ पर मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाती हैं। ठीक है, तो वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं वो अंत्य वस्तुएं कहलाती हैं। राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। 60वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कहने कि भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है, किस माध्यम से की गई है, राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा, जी नहीं, संवैधानिक संशोधन के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, संविधान में संशोधन हुआ था आपका, और ये जो संशोधन हुआ था आपका हुआ था 1989 में। कौन सा संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1989 में। इसके तहत मतदान की जो आयु थी पहले 21 वर्ष हुआ करती थी उसको 18 वर्ष कर दिया गया था। राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 61वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन क्या है। ठीक है, तो वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन जो है वो पंचवार्षिक निकाय, ठीक है, ये एक प्रकार से विकास के लिए जो धन दिया जाता है ना, पंचायतों में हुआ आपका या जिला पंचायत वगैरह, तो इनमें ये एक प्रकार से विकास के लिए दिया जाने वाला धन है या पंचवार्षिक निकाय जिसको कहा जाएगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 62 भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारत का जो वन अनुसंधान संस्थान है वो आपका स्थित है कहाँ पर, देहरादून में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 63वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं। तो भारत में जो कोच फैक्ट्री है आपकी, कोच निर्माण फैक्ट्री है वो है कहाँ पर, कपूरथला तथा पेरम्बूर में। बी जो विकल्प है बिल्कुल हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है ना। चलिए भैया, कह रहे हैं कि तीस्ता परियोजना किन दो देशों के बीच विवादित है। तीस्ता परियोजना तो ये है आपकी किस किस के बीच की, ये भारत और बांग्लादेश के बीच की एक विवादित परियोजना है ना। तीस्ता, ये तीस्ता परियोजना तीस्ता नदी पर बनाई जा रही है ना। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि रुपए एक का जो सिक्का होता है उसका निर्गमन कौन करता है। 1 रुपए का जो सिक्का होता है या नोट होता है
तो उस पर आप देखते होंगे गवर्नर के साइन नहीं होंगे, है ना। तो इसका निर्माण जो करता है या निर्गमन करता है वो वित्त मंत्रालय करता है। बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 है, मेलेनेशियन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित हैं। तो मेलेनेशियन द्वीप समूह जो हैं दोस्त वो है आपके कहाँ पर, प्रशांत महासागर में स्थित हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 67 अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को आपातकाल की किस स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आपके 19 आर्टिकल 19 में आपको जो 6 अधिकार दिए गए हैं, है ना, कह रहे कि ये आपातकाल की किस स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो ये आपके सशस्त्र विद्रोह जब होगा तब इनको निलंबित नहीं किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 68 पहली बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब किया गया था। तो हम समझते हैं कि 356 जो है आर्टिकल, ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ठीक है ना, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है आर्टिकल 356 के तहत। तब तक करीब 100 से अधिक बार इसका प्रयोग किया गया है और सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था आपका कब, तो ये किया गया था आपका 1951 में। ठीक है, कब किया गया था, 1951 में पंजाब में किया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी की वहाँ पर उस समय सरकार थी, उसको गिराने के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को वहाँ पर गिराने के लिए सर्वप्रथम आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 69 क्वेश्चन है, पल्लवों के एकास्मीय रथ या मोनोलिथिक रथास मिलने का स्थान कहाँ है। तो जो पल्लवों के एकास्मीय रथ हैं दोस्त, कह रहे हैं कि वो कहाँ पर मिलते हैं, कांचीपुरम में, पुरी में, महाबलीपुरम में या आगरा में। तो ये मिलते हैं आपके महाबलीपुरम में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 70वां क्वेश्चन देखिए, भारत में प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था। तो भारत का सबसे प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय है वो आपका नालंदा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 71 भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, तो भारत में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो आपका कोयला आधारित जो आपके प्लांट है ना, कोयला आधारित एनटीपीसी प्लांट है ना, थर्मल पावर प्लांट या तापीय विद्युत जिनको आप कहेंगे, तो ये यहाँ पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, थर्मल पावर प्लांट है ना, थर्मल। चलिए भैया 72 देखते हैं, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से संबंधित है ना, उत्तेजना। तो कौन सी ग्रंथि है ऐसी जिससे हमारे अंदर जो है उत्तेजित भाव है ना, रोमांस या कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी एड्रीनल ग्रंथि करके होती, जिसको अधिवृक्क कहा जाता है, एड्रीनल ग्रंथि। इसी ग्रंथि में आपका एक हार्मोन का रिसाव होता है जो कि परिस्थिति के अनुसार आपके शरीर में उत्तेजना पैदा करता है। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। 73 पार्किंसन रोग से निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है, गुर्दा, अमाशय, मस्तिष्क या यकृत। तो पार्किंसन से आपका होगा, पार्किंसन से मस्तिष्क प्रभावित होता है। राइट आंसर हो गया हमारा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। 74 भागीरथी एवं अलकनंदा नदी किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो भागीरथी और अलकनंदा ये आपकी गंगा नदी की जो हैं धाराएं हैं और ये देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है ना, उत्तराखंड में स्थित है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 75 देखते हैं, कह रहे हैं किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को है ना लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी।
तो ये था आपका छठवां प्रैक्टिस सेट। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है दोस्त तो दबा कर लाइक करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, कल फिर मिलेंगे पुनः इसी समय एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।